फॉर डिपार्टमेंटेशन में हमने 5 तरीके के नेटवर्क बेसिस बनाए थे। पहला क्या था? फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। दूसरा था डिविजनल स्ट्रक्चर। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने कल डिटेल में विस्तार से बातचीत की थी। आज हम लोग इसको थोड़ा रिकॉल करते हुए फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन में को हमने क्या कहा था? यू फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वेयर यू वाज स्टैंडिंग फॉर यूनिटरी। और इसका कुछ इस तरह से हमने बनाया था कि सीईओ जो होता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है और उसके नीचे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? सीईओ के लिए। जो इस तरह से हमने बनाया था और इसके हमने डिपार्टमेंट्स को फॉर्म किया था, जिसके फायदे नुकसान हमने लोगों ने देखे थे। देन डिविजनल स्ट्रक्चर की बात की थी, जिसमें हमने बजाय लोगों को ग्रुप बनाने के हमने एक्टिविटी को ग्रुप बना लिया था। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक मोटर कार कंपनी अपनी यहाँ पेट्रोल इंजन सेगमेंट बना सकती है, डीजल इंजन सेगमेंट बना सकती है, सीएनजी इंजन कार, इलेक्ट्रिक कार्स, इस तरह के सेगमेंट्स बना करके फंक्शनलिटी के आधार पर अपने डिपार्टमेंट्स बना सकती है। इसके मेरिट डिमेरिट्स कल हमने बताए थे। आज हम लोगों को बात करनी है मैट्रिक्स डिपार्टमेंटेशन। मैट्रिक्स डिपार्टमेंटेशन क्या होता है उससे पहले हम इसको एक चार्ट के जरिए समझ लेते हैं। जरा पहले समझ लीजिए ताकि इसकी डेफिनेशन हमें क्लियर हो जाए। थोड़ी सी लिटिल बिट उलझी भी रहती है। यहां पर देखिए गौर से, देयर इज ए डीजी डायरेक्टर जनरल, नाम कुछ भी हो सकता है। इस डीजी के अंडर में 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी। 4 प्रोजेक्ट हैं ये। और इस डीजी के अंदर में 4 डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए ये डिपार्टमेंट्स आपके पुराने डिपार्टमेंट्स की तरह से दिखाई दे रहा है। परचेज, लॉजिस्टिक्स, एचआर, इंजीनियरिंग एंड फाइनेंस। मैट्रिक्स कैसे है यहां पे गौर से देखिएगा, समझिएगा। परचेज डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट ए से भी लिंक्ड है, प्रोजेक्ट बी से भी लिंक्ड है। ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परचेज डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट ए से भी लिंक्ड है, बी से भी लिंक्ड है, प्रोजेक्ट सी से भी लिंक्ड है, प्रोजेक्ट डी से भी लिंक्ड है। सेम थिंग फॉर द लॉजिस्टिक्स, एचआर, इंजीनियरिंग एंड फाइनेंस। यानी कि पांचों डिपार्टमेंट्स हमारे चारों डिपार्टमेंट्स के साथ लिंक्ड हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ए बी सी डी चारों से लिंक्ड, इंजीनियरिंग चारों से लिंक्ड, ए बी सी डी, एचआर चारों से लिंक्ड, लॉजिस्टिक्स। सिमिलरली प्रोजेक्ट ए पांचों डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड है, प्रोजेक्ट बी पांचों डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड है, प्रोजेक्ट सी पांचों डिपार्टमेंट के साथ, और प्रोजेक्ट डी भी पांचों डिपार्टमेंट के साथ लिंक्ड है। इसका फायदा क्या हुआ? प्रोजेक्ट ए बी सी डी डायरेक्ट किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? डायरेक्टर जनरल को। डायरेक्टर जनरल के नीचे ये भी हैं। यानी कि इसका मतलब क्या निकल रहा है? परचेज हो या लॉजिस्टिक्स हो या फाइनेंस हो या इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ भी बात हो, सबकी व्यवस्था सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीयकृत। आदमी चाहिए प्रोजेक्ट ए को, वो डीजी से बात करेगा, डीजी एचआर के मार्फत आपके पास ए बी सी डी जिस प्रोजेक्ट में भी जरूरत है वहां पर भिजवा देगा। यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर नॉर्मली इज कंबाइनिंग ऑफ फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट और दैट इज प्रोडक्ट पैटर्न्स ऑफ डिपार्टमेंटेशन इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल भी हुआ एंड प्रोडक्ट पैटर्न भी हुआ, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन भी हुआ, दोनों को एक साथ जोड़ा गया है इसके अंदर। दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फ्रीक्वेंटली फाउंड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, एरोस्पेस दैट इज स्पेस एजेंसीज या हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां या मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, जो या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग करने वाली जो कंपनियां होती हैं, वहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। यानी कि जहां पर आपको हर क्षेत्र में इन एवरी फील्ड एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट की जरूरत होती है। जहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी आप इसको यूज करते हैं, ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस तरीके को कभी भी छोटे पैमाने पर, स्मॉल स्केल पर कभी नहीं किया जाता। जब भी किया जाता है बड़े पैमाने पर किया जाता है। मैंने एक बार फिर से आपको दिखा दिया इसको, चार्ट को, वही देखिए।
प्रोजेक्ट जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, इसको मान लेते हैं क्या बना रहे हैं हम, सपोज हवाई जहाज बना रहे हैं। हवाई जहाज बनाने के लिए आपको कई सारे काम करने पड़ेंगे। हवाई जहाज का एक प्रोजेक्ट ए होगा कि साहब आप जो है हवाई जहाज के इंजन्स बनाएंगे। प्रोजेक्ट बी होगा कि साहब आप हवाई जहाज का रडर सिस्टम बनाएंगे। प्रोजेक्ट सी होगा कि साहब आप इसमें फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे। प्रोजेक्ट डी होगा कि साहब आप इसमें लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। गौर कीजिए, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं एक ही प्रोजेक्ट से। कौन सा? हवाई जहाज बनाना है। इसके लिए जो भी परचेज करनी है वो परचेज डिपार्टमेंट खरीदेगा। ए बी सी डी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स इसके पास भेजते रहेंगे, ये सबके पास बैलेंस करता रहेगा। ये परचेज डिपार्टमेंट का काम होगा कि ए बी सी डी चारों प्रोजेक्ट के ऊपर किसी चीज की कमी न पड़ने पाए। कंस्ट्रक्शन की बात करें हम, तो हो सकता है एक साथ उसके 4 कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। एक साइट आपकी मान लीजिए देहरादून में चल रही है, एक साइट आपकी दिल्ली में चल रही है, एक साइट आपकी गाजियाबाद में चल रही है, एक साइट आपकी मेरठ में चल रही है। 4 साइट चल रही हैं, 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो परचेज सीमेंट खरीदना है, एक जगह पर खरीदा जाएगा ताकि बल्क परचेज का, मोटी परचेज का आपको फायदा मिल सके। जब जाके आप फैक्ट्री से बात करेंगे कि साहब मैं 4 प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं और मुझे आपसे 50 ट्रक चाहिए, तो फैक्ट्री वाला भी अपने सारे स्टॉकिस्ट को छोड़ करके पहले आपसे बात करेगा, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि जिस दाम पर मैं अपने होलसेलर को दे रहा हूं, अगर उससे थोड़ा सा भी ज्यादा दाम पर मैंने इसको दे दिया तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जबकि आपको क्या फायदा होगा? आप तो रिटेलर से खरीद रहे होंगे, तो आपको दाम कम मिलेगा, कंपनी दाम ज्यादा चार्ज कर लेगी, दोनों को फायदा होता है। तो परचेजेस, लॉजिस्टिक्स, एचआर, इस तरह से आपको सेंट्रलाइज्ड पूलिंग करके सेंट्रलाइज्ड आपकी व्यवस्थाओं को पूरा करता है। इसका फायदा क्या होता है? इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो निर्णय की प्रक्रिया है वो इंप्रूव होती है। कैसे? वापस मैं अपने चार्ट पर दिखा रहा हूं। जो भी डिसीजन लेना है, प्रोजेक्ट ए में कुछ फैसला होना है, ये डायरेक्ट डीजी से बात कर सकता है अगर बड़े पैमाने का फैसला है, और अगर छोटा मोटा कोई फैसला है तो डायरेक्ट जिस डिपार्टमेंट से कंसर्न है। मान लीजिए प्रोजेक्ट ए कह रहा है कि साहब मुझे सीमेंट जो चाहिए वो इस कंपनी का, इस क्वालिटी का, इस स्ट्रेंथ का चाहिए, ये परचेज से सीधे बात कर सकता है। प्रॉब्लम नहीं सुलझेगी तो डायरेक्ट डीजी से भी बात कर सकता है। तो निर्णय, इंप्रूव्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, निर्णय की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो साधन हैं रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया ना, ये हमेशा स्कैर्ड होते हैं, कम नहीं होते, कभी ये पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि ये कुदरत है, नेचर है। नेचर ने कोई भी चीज असीमित नहीं बनाई है, जो भी है सीमित है। तो जो रिसोर्सेज हैं इनका मैनेजमेंट करने में आपको लोच रखनी पड़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। कैसे? आप कह सकते हैं भाई प्रोजेक्ट बी ऐसा है, अभी थोड़ा सा सीमेंट का शॉर्टेज चल रही है, तो एक काम करो, आप लोग तब तक इसकी डिगिंग वगैरह का काम निपटा दो और ये बाउंड्री वॉल का ब्रिक वर्क कीजिए, प्लास्टर जिसमें सीमेंट ज्यादा चाहिए वो थोड़ा देर से कर लेंगे, या लेंटर थोड़ा देर से कर लेंगे, तब तक बाकी के काम निपटा लो। तब तक जो हमारी जिस प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ रही है उस प्रोजेक्ट को हम वो सीमेंट अलॉट कर सकते हैं। यानी कि रिसोर्सेज को हम प्रॉपरली जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पर ले जाकर के एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी इज पॉसिबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी के दोनों स्ट्रक्चर में क्या था? पिन पॉइंट करना, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इनके लिए पिन पॉइंट करना किसी व्यक्ति को बड़ा मुश्किल था। लेकिन यहां पर चूंकि प्रोजेक्ट वाइज है और डिपार्टमेंट वाइज है, इसलिए इंडिविजुअल पर्सन को भी ट्रेस करना आसान होता है। नतीजा परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी इज पॉसिबल, कि तुमने ये काम किया जिसकी वजह से ये दिक्कत आई या ये अच्छा हुआ, तो आपकी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता के बारे में मैनेजमेंट को आसानी से पता चल जाएगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, नए नए कौशल, नए नए विद्याएं, नई नई चीजों को सीखने का आपको मौका मिल जाता है। कैसे मौका मिल सकता है?
आप एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, यू आर द होल सोल इंचार्ज। अगर हम मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर रहे हैं, सब कुछ आप वहीं पर आ रहा है, तो वहां पर आपको एचआर से भी डील करना है, आपको परचेज से भी डील करना है, आपको फाइनेंस से भी डील करना है, आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी डील करना है। तो कुछ समय के पश्चात आप सब डिपार्टमेंट्स के बारे में, सबके काम के बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाएंगे, और उसके बाद जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपकी रुचि डेवलप होगी, आप उसके बारे में और ज्यादा जानेंगे, विच विल इंट्रोड्यूस न्यू चांसेस ऑफ प्रमोशन। आपके प्रमोशन के नए चांसेस मिलेंगे। कंपनी को क्या फायदा हुआ? कंपनी को फायदा हुआ, एक अनट्रेंड आदमी आया था जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता रख रहा था, आज उसको ऑल इन वन हो गया, यानी कि उसकी जो यूजेबिलिटी है वो बढ़ गई। तो कंपनी को भी फायदा हुआ और आपको भी फायदा हुआ। एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकारों और कर्तव्यों को डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। याद रखिएगा, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकृत, जब सारे अधिकार एक जगह पर केंद्रीकृत हो जाते हैं तो वो तानाशाही को जन्म देते हैं, डिक्टेटरशिप को जन्म देते हैं। ये अच्छी चीज नहीं होती है। डिक्टेटरशिप हमेशा बुरी, जबकि इंडस्ट्रीज के अंदर आपको काम सबकी सहमति से लेकर के चलना होता है, क्योंकि डिक्टेटरशिप सूनर और लेटर कहीं ना कहीं रिवोल्ट में कन्वर्ट होगा, विद्रोह होगा। ऐसा हो सकता है आज लगे अरे मैंने ऑर्डर दिया और देखिए 2 घंटे के अंदर काम होकर के निपटा, आज हो गया, होता नहीं रहेगा, ये तय। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे अधिकारी हैं उनको प्रेरित करना होगा कि अपने अधिकारों को बांटो, लोगों को दो, लोगों को बांटिए कि साहब अच्छा तुम ये काम करके लाओ, तुम ये काम करके लाओ, ताकि उनका भी विकास हो, उनके अंदर भी एक भावना जागृत हो कि हम भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कर रहे हैं। और मैंने जैसे पहले भी बताया था, हर अधिकार के साथ साथ कर्तव्य, ड्यूटीज पीछे पीछे चलती, अधिकार के साथ कर्तव्य अपने आप पीछे पहुंच जाएंगे। अगर आपने किसी को यह अधिकार दिया है कि साहब आपकी साइट पर यह काम हमें 2 महीने में पूरा करना चाहिए, यह अधिकार है, तो ड्यूटी भी साथ में बन गई कि 2 महीने में आपको इसे पूरा करना पड़ेगा। अधिकार दिया आपने इस काम को करने के लिए, जो खरीदना है खरीदो, जो करना है करो, हमें नहीं पता, पैसा चाहिए इस डिपार्टमेंट से ले लो, अधिकार। लेकिन उस साथ में ड्यूटी अपने आप आ गई कि 2 महीने के अंदर इसे पूरा करना पड़ेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज पॉसिबल अंडर मैट्रिक्स डिपार्टमेंटेशन। डीमेरिट्स क्या है? यहां पर गौर कीजिए, मैं वापस आपको चार्ट पर लाता हूं। प्रोजेक्ट ए जब काम कर रहा है तो इसके ऊपर कितने बॉसेस हो गए? परचेज, लॉजिस्टिक्स, एचआर, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, 5 तो ये बॉस हो गए, और डीजी सबसे ऊपर, यानी कि कुल कितने बॉस हो गए? 6। ये 6 बॉसेस ये हमेशा पावर स्ट्रगल को ट्रिगर करते हैं। ये हर कोई क्या चाहेगा? ये मेरे ग्रुप में आ जाए, मेरा आदमी बन करके काम करे। ये जो समस्या खड़ी होती है, जो कहीं ना कहीं ग्रुपिज्म की भावना को प्रमोट करता है, और ग्रुपिज्म की भावना सूनर और लेटर, जिस तरह से आपका डिक्टेटरशिप आपको नुकसान पहुंचाती है, ग्रुपिज्म भी आपको नुकसान पहुंचाता है। क्यों? जब आप ग्रुप बनाने शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये पहली सीढ़ी होती है। तो ग्रुपिज्म, 2 बात जो हैं वो पावर स्ट्रगल को अट्रैक्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स पेशेंस एंड टाइम। ये 5-6 डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन आपको इकट्ठा करना है, इनके बीच में एक सहयोग की भावना पूरी करनी है। ये आसान काम नहीं है। इनके बीच में जो सहयोग इकट्ठा करने के लिए आपको जरूरी है समय और धैर्य। परचेज डिपार्टमेंट अपने आप से कैसे माल खरीदेगा जब तक उसको फाइनेंस की क्लियरेंस नहीं मिलेगी?
इधर देखिए, आपने माल मांगा परचेज से, परचेज कब खरीद पाएगा? जब फाइनेंस से है, और फाइनेंस आपके साथ भी लिंक्ड है, और चूंकि आपके साथ उसकी कोई थोड़ा नहीं बन रही है, तो उसने आपके प्रोजेक्ट को डिले कर दिया। आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, समय के साथ इनके बीच में तालमेल बैठाना पड़ेगा। ये इसकी डीमेरिट है। एक्सपेंसिव प्रोसेस, खर्चीला प्रोसेस है ये। जैसे मैंने अभी बताया, मान लीजिए आपकी 5 साइट पर काम चल रहा है, और सीमेंट आपने एक जगह पे खरीद लिया, तो कहां रखेंगे? किसी एक जगह पे रखेंगे ना। तो बाकी के 4 जगहों पर उस लॉजिस्टिक्स को, उस सामान को पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया, स्टोर कीपिंग का खर्चा बढ़ गया, मैनेजमेंट का खर्चा बढ़ गया। परचेज में जरूर आपको फायदा हो गया, लेकिन दूसरे खर्चे बढ़ गए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये एक एक्सपेंसिव, खर्चीला तरीका होता है। अगला क्या है? डुअल सोर्स ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट क्रिएट्स कंफ्यूजन। जैसे मैंने अभी बताया, 6 बॉस हो गए थे आपके। इन 6 में से 4 आपसे खुश हैं, 2 नाराज हैं। 4 कह रहे हैं भाई बहुत बढ़िया काम करता है ये आदमी, इसको रिवार्ड देना चाहिए, इसको प्रमोशन देना चाहिए, इसको इंक्रीमेंट देना चाहिए। बाकी के 2 क्या कह रहे हैं? भाई इसने तो खून पी दिया, भाई काम ही नहीं करके देता है, तो दुखी कर देता है। अब लीजिए, बॉस के सामने जो टॉप बॉस है, जिसको देना है, प्रॉब्लम आ गई ना। वो किसकी सुने? अगर आपको इंक्रीमेंट देता है, प्रमोशन देता है, तो क्या निकलेगा? क्या समस्या खड़ी होगी? वो 2 जिन्होंने आपकी शिकायत कर रखी है, वो नाराज होंगे, मेरी नहीं सुनी। और अगर उन 2 की सुनता है, तो ये 4 नाराज हो जाते हैं। और अगर इन दोनों के कुछ करके, बैलेंस करके थोड़ा कम प्रमोशन किया, तो आप नाराज हो जाते हैं। तो डुअल सोर्स, एक से ज्यादा जो सोर्स हो जाते हैं, रिवार्ड एंड पड़ोसी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट क्रिएट्स कंफ्यूजन। ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। नॉन यूनिफॉर्मिटी इन ऑर्डर क्रिएट इनडिसिप्लिन। ये एक और समस्या है। बॉस ए ने कहा डू दिस, बॉस बी ने कहा डोंट डू दिस। बॉस सी कह रहा है ओके ट्राई योर बेस्ट टू डू दैट। हो गया, देखिए 3 बातें आ गई। 3 बॉस हैं, एक कह रहा है करो, एक कह रहा है मत करो, एक कह रहा है देख लो अगर हो जाए तो। किसकी सुनेंगे? जिसकी भी सुनेंगे, वो बाकी के 2 आपसे नाराज हो जाएंगे। तो नॉन यूनिफॉर्मिटी इन ऑर्डर क्रिएट इनडिसिप्लिन। ये मैंने आपको इसके आज डीमेरिट्स बताए। तो आज हम लोगों ने तीसरे बेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन को डिस्कस किया, दैट इज मैट्रिक्स डिपार्टमेंट। कल हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में।